Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। तो देखो, कल अपन ने पढ़ा था बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। टुडे वी विल रीड द फर्दर टॉपिक्स। ओके, चलो एक मिनट में एनसीईआरटी खोलूं, देखूं एनसीईआरटी में क्या क्या है, कहाँ है। ईवा ईवा इससे इनकी सिलेबस आ गया, तो अगर मैथ का आ गया तो फिर फिजिक्स का भी आ गया होगा। आप लोग को मिल जाए तो आप लोग मुझे सेंड कर देना, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र। एक मिनट बेटा। क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो नाम, अच्छा करंट नाम से चैप्टर है। एनसीईआरटी पीडीएफ। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेट, माय पेन। एक मिनट बेटा, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, अपडेट कर रहा है यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कल अपन ने पढ़ा था कुछ रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ ड्रिफ्ट के बारे में, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज अपन आगे पढ़ते हैं। चलो ओपन हो गया, है ना। अब अपने को पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक। एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है लास्ट ईयर, उससे बहुत सारे टॉपिक कट गए थे, तो अगर सीबीएसई साल सिलेबस कैंसिल करेगा या काटेगा, आई थिंक फिर इसी से बहुत कुछ उठाएगा। ठीक है। अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन। So yesterday we have read that whenever charged particles are moving in the conductor, तो क्या होता है, उनका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो केवल ड्रिफ्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर चार्ज पार्टिकल हैं और अगर वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, अगर थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, तो एक तो थर्मल वेलोसिटी वाला फोर्स है उनके पास, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स मिलके उसके पाथ को कैसा कर देते हैं, ऐसा कर्व बना देते हैं। तब वो एक कर्व पाथ को ट्रेस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में अगर आना है तो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये थर्मल मोशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मोशन है। ठीक। अब उसके बाद बेटा आता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक। तो अच्छा, अब अपने को दो चीजें पढ़नी है। एक है, सबसे पहला चीज है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल का आयन है। ठीक है। तो
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलाइडिंग विथ अ मेटल आयन, ये जो डिस्टेंस होता है इसको अपन मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, ये मीन फ्री पाथ है। फिर एक टर्म आपका आता है रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें रिलैक्सेशन टाइम पर ही डिपेंड करेंगे, आप ये अपन देखेंगे। रिलैक्सेशन टाइम होता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया मीन फ्री पाथ, और किस रफ्तार से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से। ड्रिफ्ट को अपन वी से दिखाते हैं, वी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट। तो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम ये है क्या, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे एक कोलिजन यहाँ हुआ और सपोज यहाँ पर एक कोलिजन ऑलरेडी हो चुका था, तो इन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ये बन जाएगा आपको कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, बन जाएगा बेटा। रेज हैंड, सत्येंद्र को बन जाएगा, सत्येंद्र को सब बन जाता है नहीं, अच्छी बात है। एक पानी का, अब देखो फर्दर अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट सॉरी, डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। फिर से डेरिवेशन में अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं आना होगा तो फिर अच्छी बात है, बाकी अगर ये चैप्टर सेकंड पार्ट में आएगा तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ई टाउ। ये स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपिटल ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, डिवाइडेड बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूले आप याद कर लो तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई टाउ बाय एम। अच्छा, अब ये जो m है ये है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब एक चीज देखना, इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा एक बार बताओ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन कितना आएगा और इसकी यूनिट क्या आएगी? टेल मी व्हाट विल बी द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बताओ बेटा, डायमेंशन और क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? यूनिट, हाँ वेरी गुड। अरे यार, वेलोसिटी है, उससे ड्रिफ्ट से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन आएगा LT-1। हम्म हम्म। अब देखो इसके बाद बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में जो दिया है वो है मोबिलिटी। सब छोटी छोटी डेफिनेशन दी है। मोबिलिटी, इसको अपन म्यू से डेनोट करते हैं। ठीक, और मोबिलिटी किसके बराबर? इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है मोबिलिटी का फॉर्मूला। और मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी का सिंपल मतलब है एबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू मूव इनसाइड अ कंडक्टर। जो जितना ज्यादा अच्छे से मूव करेगा उसकी मोबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, जो जितना पुअरली मूव करेगा उसकी मोबिलिटी इतनी कम होगी। अब देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ई ई टाउ बाई एम। एम है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे फिर मेटल का आयन हो, इनटू ई। ई और ई कट जाएगा, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? ई टाउ बाई एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आप बताइए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है या मेटल के आयन की मोबिलिटी ज्यादा है? किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? तो सिंपल है, हाँ चलो सिंपल है। क्या है मोबिलिटी का फॉर्मूला? मोबिलिटी का फॉर्मूला है ई टाउ बाई एम। ई तो कांस्टेंट है चार्ज, है ना, चाहे मेटल का आयन भी हो। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर प्लस, तो चाहे
+1 हो या -1 हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है। हाँ, तो ई सेम है, टाउ भी जनरली आपस में कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी म्यूचुअल होगा, है ना। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, और जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। तो भाई मेटल के आयन का मास तो बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए कंडक्टर में मेटल के आयन बिल्कुल मूव नहीं करते। सारा करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि उसका मास कम है, उसकी मोबिलिटी मैक्सिमम है। क्लियर है चीज? बन जाएगा बेटा। हम्म ओके, सॉरी, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये भी फॉर्मूला से इसका डेरिवेशन है, बट आपको डेरिवेशन नहीं करना, लिख लेना कॉपी में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सत्येंद्र सिंह सर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? नहीं, लंच कर रहे हैं। हम्म कभी आओ डिनर पर, ठीक है। हम्म नेक्स्ट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आई होता है NaVDE। हाँ, यहाँ पे n ध्यान रखना, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। Vd है आपका ड्रिफ्ट स्पीड, और E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो ड्रिफ्ट की जगह आपको और पुट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? NaVd क्या होता है? E टाउ बाई m। तो इससे एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू NaE² E टाउ बाई m। ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना, सब फॉर्मूला बेस है, जिसको फॉर्मूले बनेंगे उसी को क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ओके, क्लियर है बेटा? हम्म बता दो, कुछ बता ही नहीं रहे यार। एक दो बच्चे बस हाँ ना बोलते हैं, बाकी सब तो लगता है मीटिंग खोल के कहीं और चली जाते हैं दूसरी दुनिया में। क्यों, ऐसा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। देखो एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो अपने को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है बेटा, ये सवाल है, एक मिनट इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अपने को लगाने हैं, ठीक। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, एडिशनल आपका मन करे तो कर लेना, नहीं तो बोर्ड के लिए एडिशनल छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल फिर वो कॉम्पिटेटिव बेसिस के लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लो, और प्रोसेसर एरिया उतना, टाइम का एरा, assume that each atom contributes roughly 1 conduction electron, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, ठीक है। अब देखो, पहले जो गिवन है इसको लिख लो कैसे करना है। गिवन क्या क्या है? करेक्ट, एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 1, मतलब सीधे लिख दो 10⁻⁻⁷। ओके, फिर बोल रहा है, उसके बाद दिया करंट। करंट कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। और क्या बोला है? अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9। डेंसिटी दी है कॉपर की, डेंसिटी है ना। डेंसिटी को भी अपन रो से डिनोट करते हैं, इसको रेजिस्टिविटी मत समझ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, डेंसिटी दिया है 9 × 10⁻³ kg/m³। ठीक, आगे क्या बोल रहा है?
एटॉमिक मास और 63.5, जो एटॉमिक मास है कॉपर का वो है 63.5 यू। ओके, अब देखो यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एन ए बी डी ई, ये फॉर्मूला है। I मेरे को पता है, अभी n मेरे को नहीं पता, a मेरे को पता है, vd मेरे को निकालना है, और e की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। तो मुझे यहाँ पे पहले n निकालना है, क्या निकालना है, n। अब देखो, अभी मैंने बताया n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब कह रहा है, देखो यहाँ दिया भी है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ कॉपर के एटम निकाल लूं एक गिवन वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में किस में लूंगा, मीटर क्यूब में, तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉपर के एटम निकाल लूं तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो मेरे को एन की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है कि हर कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कई बार कोई मेटल 2 भी दे सकता है, तो अगर वो 2 देता तो जितने आपके नंबर ऑफ एटम आते पर यूनिट वॉल्यूम उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, अब देखो कैसे करना है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी ले लेते हैं अपन, है ना, नंबर ऑफ कॉपर के पार्टिकल पर यूनिट, पहले अपन उसके हिसाब से निकालते हैं, फिर अपन इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अब इसका मोलर मास दिया है, एटॉमिक मास 63.5। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है ये चीज। तो एन का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है, तो बार बार आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी नीचे है तो डेंसिटी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सुन लो, मास कितना दिया है 63.5, तो इसको यू ना मान के इसको मैं 1 ग्राम मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं मोलर मास मान के चलता हूँ। मैं मोलर मास क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 छोड़ दे रहा हूँ, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है, मतलब एक एटम का पार्टिकल, मैं एटॉमिक नहीं मानूंगा, मैं मोलर मास मान के चलूंगा। मोलर मास ग्राम में होता है, तो मैं 63.5 ग्राम लूंगा। मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 63.5 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए। मास में कितना लूंगा, 63.5 ग्राम, और डेंसिटी मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो आपका ये जो नंबर, इसका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ, एन की वैल्यू हो जाएगी 6 पॉइंट, अच्छा पॉइंट छोड़ दो, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन, कितना मास मेरे को लेना है बेटा, 63.5। फिर से बता रहा हूं, मैंने यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यू एक एटम का मास है ना। तो अगर मैं यहाँ पर, सुन लो, अगर मैं यहाँ पर u लेता, जस्ट सपोज मैं u लेता, तो ऊपर में कितना लिखता, ऊपर में 1 लिखता, 6 इंटू 10⁻23 नहीं लिखता, ध्यान रखना ये चीज। तो मैंने 63.5 ग्राम ले लिया, और डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी दी है 9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो मास है ये ग्राम में है, और डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, इसको आप रिप्लेस कर दो, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपकी यूनिट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल पहले निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 10⁻23 प्लस 23 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3, ये होगा 29 डिवाइडेड बाय 63.5। ये आप सॉल्व कर लोगे, ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। एक बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गए पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया पर यूनिट वॉल्यूम, अब n की वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो,
ई की वैल्यू पुट कर दो, ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज कैसे करना है? हम्म, क्लियर है? हम्म हम्म हम्म। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने क्यों लिया 63.5 ग्राम, क्योंकि वो मोलर मास है और मुझे 1 मोल के पार्टिकल पता है। एक चीज और सुन लो, जस्ट सपोज आपको ये ध्यान में नहीं आता, अगर कोई बच्चा गलती से वहां पे यू ले लेता, तो यू मतलब 1 पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन मास 63.5 यू इंटू यहाँ पे डेंसिटी करता है ना। अब ध्यान देना, डेंसिटी दी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ये किलोग्राम में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अगर कोई यू लेता तो यहाँ पे ऊपर 1 पार्टिकल लेता, और फिर यू की वैल्यू यहाँ कितना पुट करता? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर केजी कटता, और ये चीज अगर ऊपर जाएगी ना तो वही आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए एक पार्टिकल मत लेना, मास को मोलर मास ले लेना ग्राम में, और ऊपर 1 मोल के पार्टिकल लिख देना, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? तो एन का देखो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एन का आपका फॉर्मूला हो गया अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। कर लोगे सभी लोग? बताओ। हम्म, बन जाएगा। ओके, वेरी नाइस। सुनो, मतलब यहाँ तो मैं करके छोड़ देता हूँ, घर में सॉल्व कर लिया करो, ठीक है? और नोट्स बनाना बेटा, कॉपी चेक करेंगे इस बार। हम्म। अब देखो दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट, एक और पार्ट है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। फिर सेकंड, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। सुन लो, मैं इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था कल, थर्मल स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कंपेयर करना मतलब रेशियो लेना। तो ये जो भी ड्रिफ्ट स्पीड आएगी ना, वीडी, इसको आप लिख देना वीडी डिवाइडेड बाय वीटी। वीटी मतलब वी थर्मल, आंसर आपका आ जाएगा। और लास्ट बोला है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से सेटअप होती है? 3 इंटू 10⁸ लाइट की स्पीड से सेटअप होती है। तो फिर वहां पे वीडी और इसका रेशियो ले लेना। क्लियर है? बन जाएगा सबसे। हम्म, आओ, बन जाएगा। गुड। नेक्स्ट टॉपिक क्या एनसीईआरटी में? हम्म, देखो ये क्वेश्चन दिए गिव रीजन के, एक मिनट। अरे यार एक काम नहीं कर रहा माउस, मेरा माउस खराब हो गया है। इस बर्थडे में मैं माउस खरीदूंगा। हम्म, कहाँ गया ये? एक मिनट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक गिव रीजन हर साल प्रश्न पत्र में आया है, पिछले के पिछले साल भी एक सवाल आया था ये। ठीक है, देखो आप, कह रहा है इन एग्जांपल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर परसेंट। कितनी होती है ड्रिफ्ट स्पीड अप्रॉक्स? मैंने बताया था उस दिन 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, या मिलीमीटर में होती है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाउ देन इज करंट स्टैब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इन द सर्किट? कौन देगा इसका आंसर? रुको, बताओ कौन देगा। रुको ना, मैं बता रहा हूँ कौन देगा। माइक अपना ऑन कर लो। इसका आंसर देगा, वंदना ने कल आंसर दिया था ना, मैं शिवांग,
राज्यवर्धन, राज्यवर्धन तुम आंसर दो बेटा इसका, क्यों होता है ऐसा? गिव मी द आंसर, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। हेलो, आर यू देयर राज्यवर्धन? राज्यवर्धन तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, क्या हो गया राज्यवर्धन? चलो कोई बात नहीं, कौन देगा इसका आंसर? रेज योर हैंड्स। प्रांशु, बोलो प्रांशु। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ना। हाँ करो, अनम्यूट कर दो, कर दिया मैंने, अलाउड पार्टिसिपेंट। सर क्योंकि because of the setting of the electric field at the rate of 3 into 10 to the power 8 meter, वेरी गुड। and density of electron is more. फील्ड कैसे सेटअप होती है? विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो बहुत जल्दी होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है? 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। तो सुन लो, ये जितने भी क्वेश्चन है ये होमवर्क है, मैंने सबको समझा दिया है, आंसर एनसीईआरटी में दिए भी, एक बार पढ़ के याद कर लेना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, कर लेना जिसने नहीं पढ़ा, और जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा वो कल वाला वीडियो देख लेना। ठीक, ओके, चलो लास्ट 10 मिनट्स बचे। अच्छा, अब देखो बेटा, ओम्स लॉ कल अपन ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन दिए जो आपको पढ़ने, इसके ग्राफ बनाने को आ जाते हैं, या तो बन के आ जाएगा और पूछ लेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक, देखो ये पहला ग्राफ दिया है। अब ओम्स लॉ कहां तक एप्लीकेबल है? ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर। जो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनके लिए वी आई, अरे तो दूसरा ग्राफ छप गया, सॉरी, उनके लिए वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे ये पहला दिया है, ये कोई एक नॉन ओमिक कंडक्टर दिया है, ग्लास या कुछ भी ले लो। ये वाला ग्राफ, उसको अभी बाद में पढ़ेंगे, वो डायोड का है, पीएन जंक्शन। ये पहला ग्राफ है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जनरली जो वी आई ग्राफ है वो क्या होता है? वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहाँ पर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व है ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आपका जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ, ये सब एनसीईआरटी में ही दिया है, ठीक है, पेज नंबर दिया है 101 और हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा। सर सिलेबस आ गया, आ गया तो फिर बता दो, भेज दो मेरे को व्हाट्सएप में, नंबर है तुम लोग के पास मेरा, है ना। इतना कर दो मेरे लिए, कर दे यार भाई। देखो आ दो, ये जो देखो दूसरा ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ। ये बेटा एक ग्राफ है जंक्शन डायोड का, है ना। यहाँ देखो, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो जो करंट आ रहा है वो मिली एम्पियर में आ रहा है। जब वोल्टेज नेगेटिव है, इधर चला गया वोल्टेज, तो करंट माइक्रो एम्पियर में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो। जनरली अगर मैं तार लेता, अगर मैं कोई रेजिस्टेंस वायर लेता और उसमें मैं यहाँ पे सेल लगा देता, ठीक, तो मान लो मैंने अभी ऐसा कनेक्ट किया, प्लस इधर माइनस इधर, और मान लो करंट है 5 एम्पियर। तो अगर मैं इस कनेक्शन को ऐसा कर दूं, सब कुछ सेम है, नेगेटिव यहाँ कर दूं प्लस यहाँ कर दूं, तब भी तो करंट 5 एम्पियर ही होगा ना रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस तो आपका ओमिक कंडक्टर है। फिर आपके आते हैं, आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में, डायोड वाले में जंक्शन डायोड आते हैं, पीएन जंक्शन, है ना। उसमें एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को सैंडविच कर देते हैं, साथ में मिला देते हैं। पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसा कनेक्ट करूं, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, इसका प्रैक्टिकल भी है, इसको ध्यान से पढ़ना, है ना, पूछा भी जाता है। सर ग्रुप में किसी ने भेजा है, वाओ, आई एम लविंग इट। यहाँ देखो, पहले पढ़ लो यार, देख लेंगे सर, सुनो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, तो अगर
मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर दूं, तो सुनो, जब P को प्लस से जोड़ते हैं और N टाइप को नेगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, होल भी पॉजिटिव है, होल इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, होल यहां से यहां जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। तो एक्चुअली अब यहाँ कौन मूव कर रहा है? यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, जो जिनकी मात्रा ज्यादा है। तो इसीलिए जब आपने फॉरवर्ड बायस दिया तो आपका जो करंट है वो किस में आ रहा है? वो मिली एम्पियर में आ रहा है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा है फॉरवर्ड बायस में। फिर आपने क्या किया, दूसरे केस में आपने कहानी बदल दी, ये आपने पी लिया, ये आपने एन लिया। अब पी को आपने जोड़ दिया नेगेटिव से और एन को आपने जोड़ दिया पॉजिटिव से। ध्यान रखना यहाँ पे, अब यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे खूब सारा नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, होल देखो, पी में तो होल खूब सारे हैं, लेकिन पी में कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं। सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हैं और माइनॉरिटी में होल है। तो यहाँ भी वही चीज है, अगर यहाँ पे कई सारे होल हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं, और अगर एन में खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो कुछ होल भी है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव जोड़ दिया, अब ये जो नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस तरफ जाने के लिए। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी होल है वो उनको पुश करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, इसीलिए आपका जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर में आ रहा है, और फॉरवर्ड बायस में आपका करंट 10⁻⁻3 एम्पियर में आ रहा है। तो काफी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने सर्किट के साइड चेंज कर दी, करंट आपका चेंज हो गया। तो जो डायोड होता है या जो सेमीकंडक्टर है वो भी एक नॉन ओमिक मतलब मटेरियल, ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है चीज? ये डायोड में अच्छे से पढ़ा दूंगा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा डायोड वाला। अभी मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा है। आगे बढ़े, चलो। लास्ट देखो बेटा, इसमें फिगर है, फिगर 3.7। तुम लोग एनसीईआरटी खोल लिया करो, ठीक है? जो ग्राफ एंड ऑल आएंगे सब एनसीईआरटी से आएंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे पेपर में। इसीलिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। जो एनसीईआरटी रीड नहीं करेगा वो पछताएगा। और खासकर बायोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा एक एक सवाल एनसीईआरटी से पूछेगा। बायो में तुम्हारा बोर्ड का पेपर और नीट का पेपर पूरा एनसीईआरटी। कोई बात नहीं। देखो आप, ये है गैलियम आर्सेनाइड, ये यूज होता है एलईडी बनाने के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी में एक्चुअली क्या होता है, बहुत छोटे से वोल्टेज पे अपने को करंट मिल जाता है थोड़ा बहुत, और एलईडी काम करता है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ये पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 5 है, ठीक है? तो यहाँ मुझे कुछ करंट की वैल्यू मिली, ठीक? मान लो यहाँ पोटेंशियल 2 है, तो यहाँ मुझे कुछ करंट की वैल्यू मिली। तो इस ग्राफ में बताओ क्या हो रहा है बेटा, ये कैसे नॉन ओमिक है? टेल मी। टेल मी व्हाई दिस ग्राफ इज नॉन ओमिक। बताओ कोई, ये ओम्स लॉ फॉलो क्यों नहीं कर रहा? हाँ, एक तो वो ठीक है, ग्राफ इज नॉट फिट। एक चीज और है, यहाँ देखो, ये अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ये देखो, मान लो यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट, मान लो यहाँ करंट 4 है, तो 2 वोल्ट पे भी मुझे करंट 4 मिली एम्पियर मिल रहा है, और 10 वोल्ट पर भी मुझे करंट 4 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो दो डिफरेंट वोल्टेज वैल्यू के लिए मुझे सेम करंट मिल रहा है, इसलिए ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। ओम्स लॉ में हर पोटेंशियल के लिए करंट की एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है वो भी ठीक है, बट ये भी एक रीजन है कि फॉर 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आई एम गेटिंग द सेम करंट। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड भी पीएन जंक्शन होता है, और कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस। ये फिर से क्या होता है, यहाँ पी टाइप से होल कूदते हैं यहाँ पर, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कूदते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बनती है डिप्लीशन रीजन, जहां पर होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करते हैं आपस में, और उनके जब रिकॉम्बिनेशन से पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन निकलते हैं, और वही फोटोन से हमें एलईडी की लाइट मिलती है। खैर, ऐसा अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, अभी अपने को नहीं पढ़ना इतना डीप में।
बट ये ग्राफ ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर कल तो संडे है, फिर मंडे को अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग और ये सब। तो अपना ये चैप्टर 2-3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। और अगर स्कूल चालू हो जाते हैं तो फिर तो बढ़िया, स्कूल में पढ़ेंगे अपन, है ना। स्कूल वैसे कौन कौन आएगा बताओ, रेज योर हैंड्स। सर मैं सर मैं आऊंगा सर। वंदना is giving answer. छोड़ नहीं सकती इसको। ओके यार, इसमें मैंने कई सारे बच्चों को देखा नहीं है। इसको मैंने देखा, मैंने राजवर्धन को नहीं देखा। तुम लोग कभी वीडियो तो ऑन कर दिया सर करो। मेरे मैंने इसमें और किसको नहीं देखा, मेरे को नहीं, हाँ राजवर्धन को बस नहीं देखा, बाकी सबको देखा है। राजवर्धन नया बच्चा है। नहीं सर, बहुत पुराना। विशाल को मैंने देखा है, विशाल की तो खैर फोटो एटलीस्ट लगा दिया करो, आई कैन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज यू पीपल। कल को कोई मिल गया मार्केट में तो पहचान नहीं पाए कौन है कौन नहीं है। आदर्श महविश को देखा है। 6 पार्टिसिपेंट हैव रेज्ड देयर हैंड, वाओ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, चलो थैंक यू बेटा, सेम टू यू, है ना, तुम भी किसी के गुरु होगे। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, और मेरे को भेज देना सिलेबस जिसके पास थैंक यू हो। सर। ओके सर स्कूल चलो, ग्रुप बाय में आ बाय, गया। टेक केयर, सर बाय। स्कूल ग्रुप में आ गया।